This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः श्रावण शुद्ध कृष्ण शुद्ध चतुर्थी दिनांक 12 अगस्त 2021 रसरत्न समुच्चय अभ्रक प्रकरण शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलकदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयार्धेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदशकद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। माझा स्क्रीन दिसतोय का नाही दिसत आहे? Is my screen visible? दिसतोय सर. दिसतोय मला इथं दाखवत नाहीये. ओके. तो ठीक है. सर्वचंद्रिका चिकिट्टाभं व्योमन रसयद रसः प्रसितं च नियोजन तत्लोहे शैव रसायन. चंद्रिका और किट्टाभ इस प्रकार का अगर अपरट है न ग्रसे रसा तो वो पारद उसका ग्रास नहीं लेता. ग्रसितन च नियोजन और ग्रस पारद के द्वारा उसका ग्रास होने पर ही उसका लोह और रसायन में प्रयोग करना चाहिए. तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि बुभुक्षित पारद होना जरूरी है और उससे अभ्रक का ग्रास कर लेना चाहिए. उसी अभ्रक का ज्यादा उपयोग रसायन और लोहों में होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभ्रक का स्वर रस में या पारद में ग्रास देके उसका प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर. इस प्रकार की एक जो बहस उसमें चली थी कि शुक्र अभ्रक है पार्वती का और रज गंधक है इस प्रकार का, तो उसके सिलसिले में ये थोड़ा सा मुद्दा उठा था कि आर्तवों में स्त्रियों में आर्तव और शुक्र दोनों अलग अलग इस प्रकार के हैं क्या, और वो अलग होने चाहिए. जैसे सुश्रुत में जो कहा गया है कि दो स्त्रियों का अगर मिथुन होता है मैथुन होता है तो उसमें अनस्थि गर्भ निर्माण होता है.
तो किसी का एक शुक्र के जरिए काम करेगा, किसी का एक आर्तव के जरिए काम करेगा, और फिर उसमें अनस्थि गर्भ इस प्रकार का निर्माण होगा, ऐसा वहां पे वर्णन है। इस प्रकार कॉन्सेप्ट डिस्कशन कंटिन्यू करें। यस, तो एक मुद्दा इसमें अहम रहेगा, और शुक्र को धातु के जरिए प्रयोग में लाना, ये शायद रसायन का फल है। और शुक्र को अपत्य प्राप्ति या फिर प्रतिक्रीड़ा में प्रयोग में लाना, ये वाजीकरण का फल। अपत्य संतानकरम यह सद्य संप्रहर्षणम, ये जो बातें वाजीकरण के बारे में बताई गई है कि अपत्य संतानकर और सद्य संप्रहर्षण, ये दोनों बातों के लिए वाजीकरण औषधियों का प्रयोग है। लेकिन अगर हम धातु परंपरा को पुनस्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे अहम मुद्दा इसमें ये होगा कि रसायन का प्रयोग वहां पे करना है। अभी दूध, घी, ये दोनों पदार्थ रसायन भी है और वाजीकरण भी है। इसको स्वर्ण संस्कारित करते हैं तो ये ज्यादा वाजीकरण इस प्रकार का बताया गया है। तो इस स्थिति में रसायन का सेवन निरंतर करते रहना और धातु का पोषण क्रम जो है वो संभलते रहना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अगर हम वाजीकरण इफेक्ट भी उसका चाहते हैं, तो ये वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग होते रहना इस प्रकार का जरूरी होगा। पुरुषों में शायद शुक्र का ही दोनों प्रकार का कार्य है, एक सत्य संप्रहर्षण और अपत्य संतानकर, ये दोनों काम शुक्र करता है। लेकिन अगर वो धातु परिपोषण क्रम से शुक्र बनता रहता है, तो वो बाकी धातुओं का भी पोषण करता रहेगा, उसमें सभी के अंश रहेंगे। और यही सिलसिला हम कैंसर के बारे में सोचते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए शुक्र दृष्टि हुई है, उसको दूर करने के लिए शुक्र शोधन गण का प्रयोग करते रहेंगे, और वो उस धातुपाचक के साथ करेंगे जिसमें ये कैंसर की दृष्टि है, और फिर उसको ठीक करके वो शुक्र तक लेके जाएगा और बाकी धातुओं को भी निर्माण करता रहेगा। इस प्रकार से वो उसके पीछे ख्याल। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्र शोधन गण का शायद सभी लोगों में प्रयोग करना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं आ पहुंचा हूं। और रसायन वाजीकरण का भी सभी लोगों में प्रयोग करना चाहिए, ये भी बात अभी स्पष्ट है, क्योंकि ये जो परिवर्तन आया है खेती में खास करके, वो काफी दूर तक उसके परिणाम हुए हैं। और उनको रिवर्ट अगर करना है तो पूरी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। स्पर्म के कारण मूवमेंट रहती, एक से भी ऐसे मूवमेंट्स रहेगी क्या? डू स्त्रियों में, दो स्त्रियों में मिलन में ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये स्त्री शुक्र पुरुष शुक्र जैसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की स्पर्म की मूवमेंट होती है। लेकिन जब बताया गया है कि इस प्रकार से मिथुन से अनस्थि गर्भ निर्माण होता है, तो कुछ ना कुछ जो जो स्त्री पुरुष के जरिए वर्क कर रही है, उसमें से ये निकल कर, शुक्र निकल कर दूसरे औरत के योनि में प्रवेश करता होगा। ये तो बात सही है। तो इसमें पुरुष का रोल किस स्त्री का है, ये देखना पड़ेगा, और शायद इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बहुत रेयर है, तो उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। कल का जो मुद्दा था कि पॉलिसी डिसीजन क्या रहे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके बारे में। तो बीच में इंटीग्रेशन का माहौल था, और दोनों को साथ में प्रयोग करना है, इस प्रकार का वो माहौल था।
जब एलोपैथी में कुछ नहीं रहा और लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ने लगे, हाँ, और समाज परिवर्तित हो गया। बालाजी तांबे का एक ये अच्छा कार्य रहा कि या रामदेव जी बाबा का क्या आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत खूब किया। लेकिन उसके पीछे जो मोटिवेशन था वो नाम पैसा कमाना इस प्रकार का था। सभी लोगों के लिए ज्ञान वितरित होना ये उतना नहीं था। और दोनों ने फार्मेसीज डाली और फार्मेसीज के जरिए पैसा कमाना आरंभ कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये स्टेप बाद में होनी चाहिए थी। पहली स्टेप जो है वो वैद्यों का निर्माण, यही स्टेप होनी चाहिए। वैद्यों का निर्माण अगर बढ़ेगा तो औषधियां अपने आप प्रचलन में आ जाएगी इस प्रकार से। और फिर मरीज भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस, एडवांस केसेस हमारे पास आने लगेंगे जैसे अभी आ रहा है। और फिर समाज के मत में परिवर्तन होगा। लेकिन ये लंबा रास्ता है, कठिन है, क्योंकि ये मानसिकता चेंज करनी है आयुर्वेद छात्रों की, बीएमएस छात्रों की। और जिस मानसिकता से वो प्रवेश लेते हैं उसके ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी इस प्रकार की है। तो ऐसी हालत में ये मानसिकता चेंज करना पहले तो काफी मुश्किल था। 40-50 बरस पहले ये काफी मुश्किल था। अभी काफी उधर उसमें सुधार आ गया है और थोड़ी आसानी हो गई है। और लोगों को अभी ये विश्वास है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है। उस जमाने में वो भी एक बड़ा सवाल था कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है नहीं चलती है। और फिर अगर प्रैक्टिस ही नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इस प्रकार से। तो अभी वो मुद्दा नहीं रहा। आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और बगैर ग्रंथों के अध्ययन भी चलती है, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन अगर ग्रंथों का अध्ययन होता रहता है तो उम्मीद ज्यादा बनती है कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस का समाधान मिले इस प्रकार से। तो वो अभी हो रहा है। हमारा जो प्रयास चल रहा है या हमारा गुरुकुल का जो प्रयास चल रहा है वो उसी दिशा में चल रहा है। और एक बार छात्र निर्माण होने लगेंगे तो समाज के मत में परिवर्तन जरूर आएगा। आयुर्वेद की साइंटिफिसिटी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लोग इस्तेमाल करने लगेंगे आयुर्वेद। लेकिन तब तक लोगों को ये बताते रहना कि अरे तुम कम से कम आयुर्वेद ट्राई तो करो वगैरह वगैरह, अच्छे वैद्य की सलाह ले लो, ये कम से कम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये काम बालाजी तांबे या रामदेव जी बाबा कर रहे हैं। बालाजी तांबे ने किया और रामदेव जी बाबा ने ये कर रहे हैं इस प्रकार से। तो उसके जरिए कुछ लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ने लगे हैं, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। फिर भी उसमें ऐसा होता है कि एलोपैथी पर का भरोसा टूटा नहीं है, आयुर्वेद पर भरोसा निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में काफी लोग किसी दूसरे का अनुभव सुनकर देखकर लोग आते हैं तो उन्हें आयुर्वेद में भरोसा ज्यादा होता है। लेकिन पहली ही बार इस प्रकार से कुछ आयुर्वेद लेना चाहते हैं तो उनके मन में ये संशय अवस्था रहती है कि मालूम नहीं हम नए ट्रैक पर जा रहे हैं, इसका फायदा होगा नुकसान होगा क्या होगा मालूम नहीं, इस प्रकार से। लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते हैं वगैरह वगैरह, तो थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ ठीक है, इसमें विश्वास करने लायक इस प्रकार का। फिर भी जब तक स्मूथली चीजें चलती रहती है कि आ गए, उनको रिलीफ हो गया, अच्छा लगने लगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और इन्वेस्टिगेशंस में भी सुधार आया तो उनका विश्वास पक्का हो जाता है आयुर्वेद। लेकिन ये बात अगर नहीं हुई तो फिर बार बार उनका मन भटकता रहता है कि नहीं, मैं नहीं, हमें एलोपैथी ही करनी चाहिए थी, मैंने गलती की, मैंने एलोपैथी छोड़ दी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। या कहीं एलोपैथी को कुछ चांस है करने के लिए तो वो भी करेंगे, ये साथ में रखेंगे, उसका फायदा है नुकसान है ये नहीं सोचेंगे। और सर्वांगीण विचार, ये जो आयुर्वेद की खासियत है वो हमारे हाथ से छूट रही है।
किसी भी हालत में सर्वांगीण विचार कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक, ये समाज के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। तो अभी जो बात चलती है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की चलती है, और उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों साथ में करने हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। उसमें आयुर्वेद को, एलोपैथी को महत्व है, आयुर्वेद साथ में करना है, इस प्रकार का उनका कहना रहता है। और अगर फायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वैसे भी कुछ करने लायक इस केस में है ही नहीं, इस प्रकार से मान लो। विदेशों में भी कैंप के स्वरूप में ही ये कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन इसके स्वरूप में ही आयुर्वेद को अपनाया जाता है। एलोपैथी प्रधान है और साथ में आयुर्वेद करना है। हम ये उल्टा करना चाहते हैं। आयुर्वेद प्रमुख हो और एलोपैथी करनी है नहीं करनी है, वो उसके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए करना है। जहाँ जरूरत नहीं है, ज्यादा नुकसान है, वहां नहीं करना है, केवल आयुर्वेद ही करना है। ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है कि इस प्रकार का माहौल बनना। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, हमारी एक 18 बरस की लड़की है, ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ टिबिया, और वो काफी फीमर में फैल गया है, पेल्विस में फैल गया है, लंग में फैल गया है, और बड़ी ओपन वुंड है इस प्रकार। तो मैंने तो बहुत पहले एम्पुटेशन की सलाह दी थी, वो मानने के लिए तैयार नहीं था, एम्पुटेशन के लिए तैयार नहीं। फिर दर्द बढ़ता गया, सहन नहीं हो रहा, और वो जख्म भी इन्फेक्टेड इस प्रकार की थी। तो किसी डॉक्टर ने सलाह दी, कम से कम आप जख्म तो थोड़ा ठीक करो, शुद्ध करो इस प्रकार से, और ये काम बिना अनस्थेशिया नहीं होगा। तो अनस्थेशिया देकर वुंड को थोड़ा क्लियर किया। मेरा सुझाव था कि ऐसा करने से थोड़ा लाभ होगा, लेकिन ये बार बार बिगड़ता रहेगा, क्योंकि मूल कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो पेट स्कैन एक बार करवाओ, कहीं दूसरी जगह फेल नहीं हुआ है, ये फेल नहीं गया है, ये देखेंगे। पेट स्कैन में ये नतीजा निकला है। अब माँ बाप दोनों बहुत उलझन में थे कि लड़की को कैसे बताएं। फिर 2 दिन के बाद वो तो पूछती रही कि रिपोर्ट्स आ गए क्या, रिपोर्ट्स आ गए। जब उसने रिपोर्ट्स देखे तो बोली, आप इतने क्यों उलझन में थे, मुझे एलोपैथी नहीं करनी है। जो कुछ भी है मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मुझे एलोपैथी करनी ही नहीं है, लेट अस टेक इट पॉजिटिवली। अब तो एम्पुटेशन का कोई सुझाव नहीं रहेगा, एम्पुटेशन करने से कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार से। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक 18 बरस की युवा लड़की इस प्रकार से सोच सकती है, और इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो तो पहले बैठे बैठे ही रहती थी, सो भी नहीं सकती थी। अभी ऑपरेशन किए, जख्म क्लीन करने के बाद लेट सकती है, इतना ही फायदा है। लेकिन फिर भी दर्द बहुत ज्यादा है, और फिर भी एनर्जेसिक नहीं लेती है। तो ये कठिन बात है, लेकिन इस प्रकार के भी मरीज मिलते हैं, ये अपवाद है, निश्चित रूप से अपवाद है। ऐसा तो नहीं रहेगा कि इतना सब होने के बाद मुझे आयुर्वेद ही करना है, एलोपैथी नहीं लेनी है, इस प्रकार से कोई सोचेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और एक 18 बरस की लड़की इस प्रकार की सोचेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं। नो नंबर ऑफ एलोपैथिक कंपनीज प्रिपेयरिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये बदलाव आएगा, इंश्योरेंस में बदलाव आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उन सभी को तो बिजनेस करना है, जहां पैसे मिलेंगे वहां लोग मुड़ेंगे, इस प्रकार से। और मेरा तो सुझाव है कि जो हमारे रसायन औषधियां हैं, शतावरी कल्प से लेकर कुछ भी, उसके विज्ञापन होने चाहिए। अभी च्यवनप्राश के विज्ञापन आ रहे हैं। तो समाज स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना अहम होगा, और उसके लिए लाइफस्टाइल अच्छी रखना ये अहम मुद्दा है, जिसके लिए लोग तुरंत तैयार नहीं होंगे। खाने पीने की चीजें बदलना, नैसर्गिक खाना खाना, इसके बारे में भी बहुत जल्दी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आप अगर कोई च्यवनप्राश जैसी दवा बताते हैं तो वो लेना आरंभ करें। ये मानसिकता है लोगों की। लोगों को नियमित रूप से योग व्यायाम करो ये कहेंगे तो ही करेंगे,
लेकिन जैसे मैंने कहा शतावरी च्यवनप्राश वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ लेते रहेंगे। तो लोगों को जो सुझाव चाहिए वो आसानी से जिसे कर सकते हैं, जिनमें उन पर कोई पाबंदी न हो, इस प्रकार के सुझाव चाहिए। तो इस बात को लेकर हमें परिवर्तन लाना है अपनी पॉलिसी में कि किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब रही बात इन्वेस्टिगेशंस की, पूरे समाज की मानसिकता ये हो गई है, जो डॉक्टर ने और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है, कि इन्वेस्टिगेशंस अगर सुधार दिखा रही है तो ही ट्रीटमेंट काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशंस में सुधार नहीं हो रहा तो उसका मतलब ट्रीटमेंट कुछ काम की नहीं है। और कैंसर के बारे में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर जब केमोथेरेपी रेडिएशन दिया जाता है तो निस्संशय उसमें ट्यूमर का साइज कम हो जाता है या फिर मार्कर्स उसके कम हो जाते हैं। तो वो लोगों को दिखाते हैं, देखो वेरी गुड रिस्पॉन्स पूरे ट्रीटमेंट, कंप्लीट रिमिशन इस प्रकार का भी हो सकता है। तो लोगों को लगने लगता है कि यही ट्रीटमेंट है, इसी से कैंसर ठीक होने वाला है, और ये बात सही नहीं है। कैंसर को ठीक करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे अच्छा तरीका है, और वो लंबा रास्ता है, इम्यूनिटी तुरंत बढ़ेगी नहीं। तो बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि मरीज दूध शुरू करते हैं, 2-2.5 लीटर तक दूध जाने लगता है, सिम्टम्स में रिलीफ आ जाता है, नींद आती है, स्फूर्ति रहती है वगैरह वगैरह। फिर भी जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, चाहे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो चाहे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, तो उसमें दिखाई देता है कि ये बढ़ गया है। सी 125 पहले 150 था, अब 250 हो गया, इस प्रकार से। तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, इतनी सारा करने के बावजूद भी ये तो बढ़ ही रहा है, तो कोई फायदा नहीं आयुर्वेद करते करते रहने में, हमें तुरंत केमोथेरेपी में जाना चाहिए। इस प्रकार से पहले बहुत बार केमोथेरेपी साइकिल कर चुके होते हैं, फिर भी उनको लगता है कि नहीं, फिर से केमो करनी है, इस प्रकार से। तो इन मरीजों में दो ऑप्शंस उभर आ सकते हैं कि उनको समझा देना कि इम्यूनिटी प्रोग्रेशन और डिसीज प्रोग्रेशन पैरेलली चलता रहता है, और जब तक इम्यूनिटी उतनी नहीं बढ़ती कि वो डिसीज को कंट्रोल करे, तब तक डिसीज भी बढ़ता है ऐसा दिखता है। क्लिनिकली पेशेंट अच्छे रहते हैं, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स में इस प्रकार का। तो थोड़ी देर सब्र करो। क्लिनिकली पेशेंट अच्छा है तो कुछ नहीं करने का, वही ट्रीटमेंट चालू रखने का और विश्वास रखने का। कुछ महीनों के बाद ये बढ़ना कम हो जाता है, और फिर एक ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है कि रुक जाते हैं वहां पे, और फिर रिवर्स हो। तो इसको 4-5 बरस भी लग सकते हैं इस प्रकार से पूरी तरीके से रिवर्ट होने में। लेकिन धीरे 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 इस प्रकार के असर होते हैं। मेरी जो पहली केस थी उसमें ओपन किया था सर्जरी के लिए, और सर्जरी पॉसिबल नहीं है इस करके छोड़ दिया था। तो गॉल ब्लैडर का ओरिजिनल कैंसर स्प्रेडिंग टू लिवर एंड कोलन, इस प्रकार की स्थिति सर्जन ने खुद देखी, और केवल दूध पे रहे, एलोपैथी का कुछ सवाल नहीं था। और 6 महीने के बाद वो अपने बंगले के इर्द गिर्द घूमने लगे। तब तक ये घर में लेटे रहते थे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमते थे, इस प्रकार से। और फिर काफी परिवर्तन आ गया और पूरी तरीके से ठीक हो गया, 33 बरस आगे जिंदा रहे। अभी उनकी सोनोग्राफी हुई थी बाद में, और वो पूरा जो ट्यूमर है वो पूरा रिग्रेस हो गया था, नष्ट हो गया। दुर्दैव से मेरे पास उसके इमेजेस या ऐसा नहीं है, रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि मुझे उस समय में ध्यान में नहीं था कि इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए इस प्रकार से। अभी तो सभी मरीजों के रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन मैंने जब बाद में उन्हें जिक्र किया कि आप एक बार करो, तो वो बोले नहीं, मुझे नहीं करना है वो कुछ, मैं ठीक हूँ, मैं क्यों करूँ ये सब। और यही सिलसिला बहुत सारे मरीजों में होता है कि आगे वो इन्वेस्टिगेशंस करना ही नहीं चाहते। एक तो खर्चे का मुद्दा है, और दूसरा मुझे अब कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूँ, ये भी एक मुद्दा होता है। लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा कि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करते रहना।
अभी इस हालात में, जबकि डिसीज प्रोग्रेसिव दिख रहा है, तो लोगों को इस तरह से के तरीके से अगर हम समझा सकते हैं और मरीज हमारे पास टिकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये बात नहीं होती है और वो जिद करते हैं कि नहीं नहीं मैं फिर से वापस एलोपैथी में चला जाऊंगा, तो मैं सुझाव देता हूँ कि ठीक है उसके साथ आयुर्वेद चालू रखो। और ये दो अलग अलग प्रिंसिपल है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ सेल और बिल्डिंग इम्यूनिटी, दो बहुत ही भिन्न तरीके के इस प्रकार के हैं। तो दूसरा ऑप्शन, अगर ऑन्कोलॉजिस्ट परिचय वाला हो तो शायद ये बता सकते हैं कि तुम ऐसा करो, लो ग्रेड केमोथेरेपी ले लो या ओरल टैबलेट्स ले लो, इंजेक्शन वाला नहीं लो। एलोपैथी के डॉक्टर मानते नहीं। पहले क्या दिया है, कार्बोप्लेटिन और ये पैक्लोटैक्सेल ये दिया है, तो अभी उसके आगे का जो दवा है वो देनी है। और ओरल का तो कोई रोल ही नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं इतनी बड़ी स्ट्रेंथ की दवाइयां पहले ही प्रयोग की गई है, तो ओरल केमो देने का कोई रोल ही नहीं है इसमें, पॉसिबल ही नहीं है इससे कुछ होगा इस प्रकार से। तो मेरा मंतव्य है कि हमारे पास पहले कैंसर के मरीज आए, जो सपना मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत बरसों से, हमारी ट्रीटमेंट पहले शुरू हो जाए, लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, खाने पीने में चेंज करेंगे, देसी गाय के दूध पे रखेंगे, हमारी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और साथ में अगर एलोपैथी करनी है, बहुत ही एडवांस स्टेज है वगैरह वगैरह ऐसा है, तो ओरल केमो ज्यादा से ज्यादा देने के लिए बहस करेंगे। वो मानते हैं कि इतनी छोटी केमो देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दूसरी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चल रही है, उसको तो मानते ही नहीं है ट्रीटमेंट है इस प्रकार से। आयुर्वेद को शास्त्र ही नहीं मानते हैं, तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनके लिए मूर्खता है। बस आप कुछ कर रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है, हमारी ही ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है वही करो, उससे बगैर कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से वो पेशेंट्स को बताते रहते हैं और पेशेंट फिर सोचते रहते हैं कि अगर इसने इस डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट छोड़ी तो मैं क्या करूँ। तो एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाता है कि कैसे करेंगे इस अवस्था में। और फिर वो सरेंडर हो जाते हैं एलोपैथी को। और फिर जब ऐसी नौबत आ जाती है कि एलोपैथी में अब कुछ करने लायक नहीं रहा, चंद दिनों का वो रहने वाला है पेशेंट, तो फिर दौड़ते हुए हमारे पास फिर से वापस आते हैं कि हमने उस समय तो ठुकराया। कल ही मैंने एक मरीज के बारे में देखा, 2018 में मेरे पास आके गया था, और अभी सीधा एक ही बार 10 दिन की कुछ दवा ले ली थी, वापस आया ही नहीं था। और फिर परसों पूछने के लिए आए कि अब क्या कर सकते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। तो मैंने कहा तुम आए क्यों नहीं वापस, तो नहीं हमने केमोथेरेपी शुरू की, फिर वो उसी चिलचिला चलता रहा। 3 बरस एलोपैथी की ट्रीटमेंट करते रहे, और जब ये नौबत आ गई कि पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर में है, तो फिर याद आया कि अरे हम इनके पास पहले गए थे, तो एक बार जाकर पूछ के देखते हैं क्या होता है। तो ये बड़ी अजीब बात है इस प्रकार से कि जब कोई रास्ता नहीं रहता तो फिर हमारे पास वापस इस प्रकार से आते हैं। और ये ज्यादातर असाध्य अवस्था इस प्रकार या प्रत्याख्य अवस्था इस प्रकार की होती है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। ओरल होमियोपेक्षा विश्व औषधाचा विचार करता येईल। लोगों को एलोपैथी लेनी है, हमारे हिसाब में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ये शायद अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। शस्त्रक्षाराग्नि कर्म भी, ये शस्त्रक्षाराग्नि कर्म ये कंपेरेबल है सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन। तो अगर ऐसी अवस्था है तो लोकल इस प्रकार से कुछ क्षार कर्म, अग्नि कर्म इस प्रकार का, और सार्वजनिक चिकित्सा रसायन स्वरूप इस प्रकार का करना, ये मैं चाहता था। और पलाशक क्षार रसायन चिकित्सा में आया है, क्षार है, तो और मिलता भी है।
तो 6x करके प्लस 4 का प्रयोग, जहाँ बहुत ही एडवांस केस है, केमोथेरेपी वगैरह दे नहीं सकते हैं, तो हमारी दवाइयों के साथ मैंने दिया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ है। अब ये मालूम नहीं है कि इन दोनों का जोड़ कैसा रहे, और थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ानी है क्या, क्योंकि नानल सर क्षार का प्रयोग करते थे 6x करके, तो शायद वो सभी मरीजों में देते थे और वो एकांत भी देते थे इस प्रकार से। तो वो अगर सिलसिला चलता है और उससे थोड़ी राहत मिलती है कि जो लोड है ट्यूमर का, उसको अगर हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, तो उसके जो प्रेशर सिम्टम्स है वो तो कम हो जाएंगे इस प्रकार से। तो लोग एलोपैथी लेना चाहते हैं, तो एलोपैथी में केमोथेरेपी, जो इंजेक्टेबल केमोथेरेपी, उसके बजाय अच्छा है कि ओरल केमोथेरेपी। कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि डॉक्टर ही सोच लेता है कि इनको ये रेगुलर केमोथेरेपी जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे मरीज, और फिर केमो, ओरल केमो का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ये अपवादात्मक है। बहुत सारे लोगों में तो यही जो इंजेक्टेबल केमोथेरेपी है वही दी जाती है। ये एक अहम मुद्दा है। जब तक एलोपैथिक कंसल्टेंट नहीं बोलेंगे आप यू कैन ट्राई अल्टरनेटिव मेडिसिन, तब तब कैंसर के मरीज हमारे पास नहीं आएंगे, तब तक हमारा पास नहीं आएंगे। ये सही है। इसीलिए अगर शुरू से ही हमारे पास मरीज आएंगे कैंसर, और हमारी पहली ट्रीटमेंट शुरू होगी, और फिर बाद में अगर लेनी है तो एलोपैथी लेनी है, इस प्रकार से करेंगे, तो शायद बात बनेगी। लेकिन ये अभी भी ड्रीम है। अगर हम डायग्नोसिस करते हैं किसी मरीज का कैंसर के लिए और इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं, ये बताने के बावजूद भी कि तुम ये इन्वेस्टिगेशंस करके सीधे वापस मेरे पास आओ, वहां से वो पेशेंट गुमराह हो जाता है। वो रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट ये गंभीर मामला है, आप एलोपैथी ऑन्कोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाओ, या आयुर्वेद वगैरह मत करो, कुछ इस प्रकार से। और फिर वो वहां चला जाता है। अगर हमारे बहुत ही विश्वास का पेशेंट है, तो शायद हमें आकर बताएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ इस प्रकार से। नहीं तो ये जब बिगड़ेगा तभी वापस आएगा, तब तक वापस नहीं आएगा। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, और ये उसका एकमात्र कारण एलोपैथी एस्टेब्लिश सिस्टम है, और अभी हम अनएस्टेब्लिश्ड हो गए। 50 बरस पूर्व हम एस्टेब्लिश थे, हमें दूर करके एलोपैथी एस्टेब्लिश हो गई। अब उसको दूर करके हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, और तभी हम जो कहेंगे वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे इस प्रकार से। तो समाज के मत में परिवर्तन लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, काफी कठिन काम है। लेकिन पॉलिसी वाइज देखा जाए तो हमारी पॉलिसी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। किसी भी रोग को अगर ठीक करना है, तो पहले उसके कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है। संक्षेप क्रिया योग और निदान परिवर्तन, ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है। और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये इसके बारे में सोचना है। मैंने मेरे कैंसर की किताब में एक उदाहरण दिया है, जो मैंने मुलाकात के समय अमेरिका में दिया था, और उसी समय मुझे वो ध्यान में आया और मैंने उसका प्रयोग किया। तो जो मुलाकात ले रहे थे उनसे मैंने कहा कि अगर आप कार कार चला रहे हैं और आपको रुकना है, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया ब्रेक लगाते हैं। तो मैंने कहा हाँ बराबर है, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप जरा सोच कर देखो कि आप क्या करते हैं। तो पहले आप एक्सीलरेटर से पाँव उठा लेते हैं। कार में अभी ऐसी स्थिति होती है कि ब्रेक और एक्सीलरेटर एक ही दाएं पाँव के नीचे होता है, और अगर ऑटो गियर नहीं है तो लेफ्ट फुट में गियर होता है। अब जब मुझे रुकना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्सीलरेटर से पाए उठाना पड़ेगा, ताकि जो गति उसको मिल रही है वो बंद हो जाए। अब अगर मैं 5वें गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे चौथे तीसरे दूसरे करके गियर चेंज करके लोअर गियर में आना है, तो स्पीड अपने आप, रफ्तार अपने आप कम हो जाए। उसके बाद में अंत में ब्रेक लगा,
इस प्रकार का है। तो ब्रेक लगाने के बाद अंत में आती है। शुरुआत तो एक्सीलरेटर से पाँव निकालना ये होती है। तो जिन कारणों से रोग निर्माण हो रहा है, जिन कारणों से रोग बढ़ रहा है, उसको दूर करना, उसको बंद करना, ये पहली चिकित्सा हुई। अब भाई लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाओ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, मैं उठना आरंभ करूँ, योग व्यायाम नहीं करता था, वो मैं करना आरंभ करूँ वगैरह वगैरह। नैसर्गिक खाना नहीं खा रहा था, वो खाना आरंभ करूँ, केवल देसी गाय के दूध पे रहूंगा। ये चेंजिंग ऑफ द गियर इस प्रकार का है। और फिर जो दवाइयां है, हीरे बसमा वगैरह जो कुछ दवा है, वो थर्ड रोज है। तो ये ब्रेक लगाने के जैसा है। और फिर आगे ये रसायन का सिलसिला चलता रहेगा रोग से मुक्त होने के बाद। तो एज ए प्रिंसिपल ये लोगों तक पहुंचाना है कि अभी हुआ है एलोपैथी में कि फार्मेसी ड्रिवन सभी रिसर्च है, सभी खरीदे गए रिसर्च इस प्रकार के हैं। और फार्मेसी को किसी को ठीक होने ही नहीं देना है। चाहे आपको डायबिटीज हो गया हो, चाहे हाइपरटेंशन हो गया हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे संधिवात हो, कुछ भी हो, आप जीवन शैली में परिवर्तन लाए ही नहीं, जीवन शैली के बारे में सोचेंगे ही नहीं। सिर्फ ये गोली ले लो कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा, बस हमारे हिसाब में वही काफी है। जन्म भर गोलियां लेते रहो। तो ये जब तक सिलसिला चलता रहेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो समाज के मत परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है कि ये कार्यकारण इफेक्ट, कार्यकारण भाव, ये एक अहम मुद्दा है किसी भी साइंस के। रोग ये भी कार्य है, स्वास्थ्य ये भी कार्य है। तो अगर रोग रूपी कार्य को हमें नष्ट करना है, बंद करना है, तो उसके कारणों को टाळणं जरूरी आहे. समिश्र प्रतिक्रिया आहे निदान परिवर्तन. बऱ्याचदा पेशंट पथ्य पाळणे आवश्यक सांगितल्यामुळे आयुर्वेदिक उपचार थोडे घेऊन बंद बऱ्या वाटल्या हाँ, मैं बताता हूँ कि तुम कम से कम परहेज मत छोड़ो। कभी एक आध बार थोड़ा सा कुछ खा लिया महीने में या 2 महीने में तो ठीक है, उसका कुछ ज्यादा परिणाम नहीं होने वाला। लेकिन नियमित रूप से अगर वही खाना तुम आरंभ करोगे तो निश्चित रूप से डिसीज वापिस आएगा। अगर आप सिम्टोमेटिकली उसको सप्रेस कर रहे हैं किसी दवाई के लिए, तो दूसरी तरीके से उभर आएगा। अम्ल पित्त में एंटासिड्स लेते लेते अम्ल पित्त कम हो जाता है, लेकिन चित्त पित्त बढ़ता है, चित्त पित्त निर्माण होता है या कुष्ठ निर्माण होता है। तो सबसे अहम मुद्दा है कि पथ्य परहेज आवश्यक है, ये लोगों तक पहुंचाना। हितमेवानुरुध्यन्ते पर परीक्ष समीक्षका। समीक्षक जो व्यक्ति है वो हित का ही सेवन करता है, परीक्षा करके वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे यही करना है इस प्रकार से। वैसे मन चंचल है, लोलुप है, वो विविध प्रकार के उपभोग लेना चाहता है और फिर इस प्रकार के आहार विहार का सेवन करके बीमार हो जाता है। लेकिन अगर ये बात समझ में आई कि इसके जरिए मुझे हो रहा है, तो कुछ लोग बदलते हैं, सभी लोग बदलेंगे ऐसी स्थिति में। तो बेटर ऑप्शन है कि अगर वो बदलेंगे नहीं और अब परहेज ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत परहेज करेंगे और फिर छोड़ देंगे इस प्रकार से, तो फिर भी एलोपैथी की दवाइयों के बजाय हमारी दवाइयां ज्यादा बेहतर। अगर मान लो कि उसे परहेज नहीं करना है, तो बता देना कि ठीक है, कम से कम इतना तो करो, बाकी के बारे में नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन ये हमारी दवाइयां लेते रहो, जैसे एलोपैथी की दवा लेते थे उसी प्रकार हमारी वो दवाइयां लेते, ताकि ये ज्यादा बढ़े नहीं और तकलीफ न करे। इस प्रकार से केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ हमारी दवा नहीं देते, हमारी दवा मूल तक जाकर काम करती है। तो दवा रोग का निर्माण भी होता रहेगा, रोग का शमन भी होता रहेगा। इस प्रकार से ये ज्यादा अच्छा मार्ग नहीं है। लेकिन लोग अगर परहेज करने के लिए तैयार नहीं है
तो इस प्रकार से काम आगे चला सकते हैं, या ऐसा थोड़ा सा उसमें रहेगा। तो पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार का होना चाहिए कि पहले आयुर्वेद ही करना है, लोगों को कार्य कारण भाव ये स्पष्ट रूप से बताना है, और उस कार्य कारण भाव को दैनंदिन जीवन पर लाना है। नहीं तो क्या होता है कि कोविड वैक्सीन हो गया, क्या वो वायरल इन्फेक्शन है, वो बाहर सभी जो वायरल है, मैं किसी के संपर्क में आ गया, हो गया, तो उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। मेरी गलती होगी तो इतनी होगी कि मैं उसके संपर्क में आ गया। अब ये पता नहीं होता कि बगैर लक्षण वाले भी मरीज होते हैं, उनके संपर्क में आएंगे नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा इस प्रकार से। तो हमारी इम्यूनिटी भी उसमें कारीगर है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो इस प्रकार का संपर्क होने पर भी डिसीज नहीं होगा। ये बात भी बहुत जरूरी इस प्रकार की है। वो इम्यूनिटी बढ़ाए कैसे, उसके लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना, खाने पीने में परिवर्तन लाना, नियमित रूप से योग व्यायाम करना, ये सब आवश्यक है। ये करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो संपर्क आएगा तो भी रोगी बीमार नहीं होगा इस प्रकार से। और केवल इन रोगों से बचेंगे ऐसा नहीं, कैंसर जैसे रोगों से भी बचेंगे, ये भी उसमें एक अहम मुद्दा है। सिर्फ ऐसा है कि जब तक बड़ा हादसा नहीं होता तब तक वो लोग तैयार नहीं होते इस प्रकार के। तो मैं सुझाव देता हूँ कि अगर किसान है, उसको कैंसर हुआ है, तो कम से कम अपने लिए तो खेत में कुछ उगाओ नैसर्गिक पद्धति से, तुम्हारे परिवार के लिए इस प्रकार से। ये बाहर आपको बेचना है, जो बेचना है वो बेचो, लेकिन अपने लिए सब पहला परिवर्तन करो। और बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये इस नैसर्गिक खेती करेंगे तो उसको भाव ज्यादा मिलता है, दाम ज्यादा मिलता है, तो उससे ज्यादा कमाते हैं इसके बजाय। तो कल या परसों टीवी पर दिखा रहे थे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल हैज कम डाउन टू 14% ड्यू टू यूज ऑफ these पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। 14% अगर ये फर्टिलिटी रही है, और फिर उसमें हम ये डाल के पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्ट फर्टिलाइजर डाल डाल के उत्पन्न ले रहे हैं, कब तक चलेगा ये सिलसिला? नहीं चलेगा। कभी ना कभी तो नैसर्गिक खेती पर उतरना ही पड़ेगा, और उस समय में ये ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाए। तो इसके बाद हमें सजग होना है, ये तो मूर्खता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी बहस आ रही है काफी, और अगर होता है तो करेंगे, ऐसा सोचते रहेंगे तो सभी लोग मरने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार की नैसर्गिक आपत्तियां जो आती रहती है, अब ये नैसर्गिक है या मानव निर्मित है, ये बड़ा सवाल। हम कहते हैं उसको नैसर्गिक आपत्ति, लेकिन ये नैसर्गिक आपत्ति नहीं, ये मानव निर्मित ही है। हमने पर्यावरण का ख्याल नहीं किया, पर्यावरण के बारे में सोचा नहीं, और पर्यावरण पूरा बिगड़ते जा रहे हैं। तो यही होना है सिलसिला आगे। तो सभी के बारे में मूल तक जाकर सोचना, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और इसलिए इसके मत में परिवर्तन लाने के लिए हमें काफी प्रयास करने को पहले हमसे शुरुआत करनी। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम खुद खाना खाएंगे वो नैसर्गिक ही खाएंगे, देसी गाय का ही दूध ले लेंगे, नियमित रूप से योग व्यायाम करेंगे, ताकि हम खुद बीमार नहीं हो जाए, हमारे परिवार के सदस्य बीमार नहीं हो जाए। स्वस्थताची माहिती मूलतः मूलभूत शिक्षणात अंतर्भूत केली पाहिजे। फक्त जीवनसत्वे प्रथिने इत्यादी हेच आपल्यासाठी उपयुक्त आहे असं सर्व शिक्षणातून शिकतात, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल नहीं है ना। अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, जो काफी कॉमन है, B12 की डेफिशिएंसी, तो उस समस्या का हल ये पदार्थ ले लो ऐसा नहीं है। उस समस्या का हल टैबलेट्स ले लो, इंजेक्टेबल ले लो, इस प्रकार का है। ये तो बड़ी मूर्खता है इस प्रकार कि अगर ये हमें आहार से ही मिलते थे और मिल नहीं रहे हैं, तो इसका कारण क्या है ये देखना चाहिए ना।
ये देसी गाय घूमती थी धूप में, और फिर उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार होता था, और वो हमें दूध और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता था। जर्सी गाय जैसे आ गई, वो तो आतप सहन नहीं कर सकती, उसको तो शेड के नीचे बिठा के रखते हैं, घूमती भी नहीं है। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होना अनिवार्य था। अब विटामिन D3 के सैचे देना, ये उसका सब क्या जवाब है ही नहीं। मूल रूप से परिवर्तन लाके, जैसे देसी गाय की जर्सी की थी, वैसे जर्सी गाय की पीछे देसी करना, यही सुझाव इसमें हो सकता है। और धीरे धीरे पशुधन फिर पलट कर मूल जो गौवंश है उसकी तरफ लेके जाना, और वो टहलनी चाहिए, धूप में टहलनी चाहिए, तो D3 की डिफिशियंसी के बारे में कुछ होगा, B12 के बारे में भी इसी प्रकार से होगा। आता 5G बद्दलही तसेच होत आहे. खुद्द न्यायालय देखील तुम्ही हे प्रसिद्धीसाठी करताय असे म्हणते, परंतु त्याबद्दल शास्त्रीय विचार करायला तयार नाही. नई नई टेक्नोलॉजी उभर आएगी, आती रहेगी, और उसके कुछ फायदे हैं, उसमें कोई संदेह है नहीं है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है उसके बारे में कौन सोचेगा, और नुकसान को कम से कम कैसे करे, इसके बारे में कौन सोचेगा। तो अगर ये अनिवार्य है करना, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये अलग चीज इस प्रकार से रहेगी। तो सभी के बारे में अभी ये हमारे स्वस्थ वृत्त में इसका निर्देश होना जरूरी है कि मोबाइल के जरिए, मोबाइल टावर्स के जरिए किस प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं, टीवी कंप्यूटर के जरिए किस प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं, ये सभी हमें देखना चाहिए, ये स्वस्थ वृत्त में उसका अंतर्भाव होना चाहिए। तो कम से कम लोग सोचेंगे कि उसको कम कैसे करेंगे, त्यामुळे मृत्यू किंवा गंभीर आजाराने मृत्यू झाल्यावरच जाग येईल का? उससे बात भी होगा या नहीं होगा, ये भी संदेह। इतने सारे डेथ्स कोरोना के जरिए हो गए, 4 लाख हो गए, क्या उसके बावजूद भी अभी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, या थर्ड वेव के बारे में क्या सोचेंगे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में संपूर्णता होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सुझाव होने चाहिए, और गैदरिंग के बारे में वगैरह, और मास्क पहनना जरूरी है। बस हमारा प्रिवेंटिव मेजर यहीं तक सीमित है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा इस प्रकार से। कंपनियां कर रही है, औषध कंपनियां, क्योंकि उनका सेल है उसमें, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार कुछ नहीं बता रही इस प्रकार की। तो इतने मृत्यु होने के बावजूद उसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं है कि कैसे रोकेंगे। कम से कम धूपन के बारे में तो कहो। हमारे हिसाब में अगर उसको प्रिवेंट करना है तो कम से कम धूपन के बारे में तो बात करो, वो भी बात नहीं है चल रही इस प्रकार की। हरित क्रांती आणि दुग्ध क्रांती यामुळे फायदा होण्यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्याचे नुकसान झाले असे म्हणता येईल। ये तो सिद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है अभी। और ये जो लोग बातें बताते रहते हैं कि ये अगर नहीं करते तो लोग भूखे मर जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं। अभी कल ये मराठी विज्ञान पत्रिका में एक लेख आया है कि वाया जाणारे अन्न, उसका उपयोग करके उससे संपन्न हुआ कोई एक कंपनी है कि जो इन सभी कंपनियों से निर्माण करके उनमें से ये जो वेस्ट मटेरियल वो लेके उससे फिर ये मिथेन वायु बनाना और उस ऊर्जा के स्रोत में उसको प्रयोग करना वगैरह ऐसी कुछ कर रही है। Most cow's milk sold in stores is the US in the US is fortified with vitamin D.
तो ये सरकार ने ही बताया है, एफडीए ने ये बताया कि आपको विटामिन डी से फोर्टिफाई करना है, क्योंकि दूध में विटामिन डी है ही नहीं, ये सरकार। अब मुद्दा ये है कि दूध में विटामिन डी क्यों नहीं है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। इसका मूल कारण गायें जो टहलती थी पहले दूध में, वो टहल नहीं रही है, ये मूल कारण है। तो उसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो वो तो कुछ हो नहीं रहा इस प्रकार से। और ऊपर से जो डाला जाता है वो मरे हुए गाय की चमड़ी धूप में रखते हैं, तो उसके अंदर ये निर्माण हो जाता है विटामिन डी, और ये सबसे सस्ता है, तो उसको निकाल कर दूध में डालते हैं। इस प्रकार का अभी जो अमेरिका में जो प्रचलन है वो इस प्रकार का। तो ये भी बात लोगों तक पहुंचती नहीं कि इस प्रकार से विटामिन डी थ्री का निर्माण किया जाता है वगैरह इस प्रकार से। तो ये स्थिति भारत में भी आएगी, अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी ये विटामिन डी थ्री से फोर्टिफाई करो, ऐसा निकलेगा। बेहतर ऑप्शन है कि देसी गाय को बढ़ावा दो, तो इससे समस्या अपने आप मिट जाएगी, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जर्सी गाय या होल्स्टीन काऊ के जरिए जो विभिन्न बीमारियां निर्माण होती है, ऑटिज्म से लेकर बहुत सारी बीमारियां, उनसे हम बचेंगे, जुवेनाइल डायबिटीज की बीमारी, उनसे हम बचेंगे। तो समाज के मत में परिवर्तन लाना ये बहुत अहम मुद्दा है। और मैं समझता हूँ धर्मगुरु ये काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लोगों को विश्वास होता है। मैंने काफी जिक्र किया था कि इस्कॉन हो या जैन साधु साधुयां हो, वो अगर इसके बारे में बताना शुरू करें तो उनके अनुयायी भक्तगण बहुत सारे हैं, वो परिवर्तन लाएंगे। मैंने ये सुझाव दिया था जैन साधु साधुओं को, लेकिन वो हुआ नहीं। पितरुचि विजय महाराज साहब ने एक बात कही थी कि आप स्वस्थ वृत्त पढ़ाओ जैन साधु साधुओं में, तो कुछ प्रयास उसके लिए किया गया था, लेकिन उसमें भी हिंसा वाले जो सूत्र है वो नहीं पढ़ाते। बाकी जो है मांसाहार के बारे में कुछ नहीं बताना है वगैरह, लेकिन फिर भी इतना तो इतना ही, लेकिन नैसर्गिक अन्न का प्रयोग करे, दूध देसी गाय का ही ले, ये कहने में तो कोई मज्जाव नहीं है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, ये तो कर सकते हैं। और खास करके साधु साध्वियों को जो दान दिया जाता है, अन्न का दान, उसके लिए तो कम से कम आरंभ करो, अपने घर में जो खाना पकाना है वो इसी प्रकार का बने, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये सर्व संगत परित्याग करके संन्यास लेते हुए भी और बहुत व्रत नियमों का आचरण करते हुए भी बीमार क्यों हो रहे हैं साधु और सन्यासी? क्योंकि जो खाना वो खा रहे हैं वो भिक्षा के रूप में आ रहा है, और उनके तरफ ये पहुंचा ही नहीं है, बात ही पहुंची नहीं है कि नहीं, इस प्रकार का खाना नहीं खाना है और नेचुरल ही खाना है, ऑर्गेनिक ही खाना है। तो उस परिवार का भी स्वास्थ्य सुधरेगा, और जो साधु साध्वियों को वो दे रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा। ये अच्छी बात है कि वो अन्नदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किस प्रकार के अन्न का दान करना है, ये अगर हम उनके तरफ पहुंचाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें रुकावट जो आती है वो जैनों में जो एलोपैथी डॉक्टर्स है उनके जरिए, क्योंकि वो कहते हैं उसका कोई संबंध नहीं है, आप कुछ भी खाना खाओ, कोई संबंध नहीं है, वो साधु साधुओं को दे दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको भी और कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है साधु साधुओं की, वो ज्यादातर एलोपैथी के डॉक्टर के हाथ में है। आयुर्वेद अगर उसमें नहीं होता है तभी आयुर्वेद वैद्यों को बुला। यहाँ पुनः अस्पताल है जिसमें ये सब सन्यासियों की मुफ्त चिकित्सा इस प्रकार की होती है, तो वहां भी एलोपैथी के डॉक्टर से ट्रीट करते हैं, चाहे जैन हो वो, लेकिन वही ट्रीट करते हैं। और उनके दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं है कि खाने से ही शरीर बनता है, और उसको अगर खाने को सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधरेगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राजीव दीक्षित ने बहुत प्रयास किए उनके पूरे जीवन भर में,
इस प्रकार के बातों को फैलाने के लिए, उनकी तो हत्या की गई। तो इसमें अगर करना है तो मेरा सुझाव है कि पहले खुद से आरंभ करो। अपने अपने परिवार में केवल नैसर्गिक ही खाना, केवल देसी गाय का ही दूध, या आरंभ करो मूल रूप से, और फिर लोगों को बताते रहो कि मैं कर रहा हूं, तुम्हें भी करना चाहिए। मुझे 2-3 दिन पहले एक मरीज मिला था कि मिलता नहीं है। मैंने कहा आप क्या झूठी बात करते हैं, पुणे में रहते हैं, मिलता नहीं है, आप बता रहे हैं। मैं कैसे विश्वास करूं? मैं 7 वर्ष से खा रहा हूँ केवल नैसर्गिक खाना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुणे में मिलता नहीं है? तो लोगों को इच्छा होनी चाहिए, मुझे यही करना है। ये इच्छा जब तक निर्माण नहीं होगी तब तक ये बदलेगा नहीं, माहौल बदलेगा नहीं। तो हमें इसके बारे में काफी सजग इस प्रकार से होना है, और वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो पॉलिसी डिसीजंस में स्वस्थ वृत्त, जो मैं अभी विकिपीडिया की बात कर रहा हूँ, स्वस्थ वृत्त की बात कर रहा हूँ, इसमें हमने पहला मुद्दा लिया है, आरोग्य लिया है। आरोग्य के बारे में जितने रेफरेंसेस हमारे पास है वो सभी डाले। फिर ये हमें इसी पर उतर आना पड़ेगा कि क्या खाना चाहिए इस प्रकार से, आहार किस प्रकार का होना चाहिए, आहार विधि विशेष आयतन की बात होनी है, और फिर आहार में क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में सोचना है, और फिर योग और इसके साथ में व्यायाम, इसकी बातें बताते रहेंगे, लाइफस्टाइल के बारे में बातें बताते रहेंगे। तो हम स्वस्थ समाज, ये हमारा उद्देश्य है, जागतिक या ग्लोबल लेवल पर स्वस्थ समाज ये हमारा उद्देश्य है। तो उसको हासिल करने के लिए ये मत परिवर्तन करते जाना, और ये एकदम होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे से ही ये बात होगी। लेकिन हमें खुद को पहले बदलना है, तो हम दूसरों को बदलने की बात करेंगे। अभी हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो दूसरों को बदलने की कोई विचार भी नहीं हो सकता उसके बारे में। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शेतकऱ्यांना देशी गाय पाळण्यास सांगितलं तर ते सध्या तयार होत नाही। त्यांचा विचार आर्थिकतेशी अधिक निगडित आहे। कमी कष्टात कमी आर्थिक फायदा, अधिक फायदा हा मुख्य उद्देश दिसून येतो। त्यामुळे ते जर्सी गाय पाळतात, कारण त्यांना बाहेर रानात चरायला घेऊन जाणे देखील आवश्यक नसते, दूध देखील अधिक मिळते। ये सब सही है। फिर भी अगर हमें इसके बारे में सोचना है। अभी जिंदाल की सोशल ग्रुप है जिंदाल का, उन्होंने 10,000 का अनुदान दिया है लोगों को देसी गाय खरीदने के लिए, गिर गाय खरीदने के लिए। और ऐसे 60 गाय उन्होंने हमारे एरिया में आगरनगर में दी है। तो ये अच्छा इस प्रकार का प्रयास है। इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो बातें बढ़ेगी। मैंने भी ये सुझाव दिया था कि हम खुद किसी किसान को गाय खरीदने के लिए मदद करेंगे। मैंने एक किसान को इस प्रकार के 40,000 की गाय भेंट दी है उसके लिए। तो ये अगर हम करेंगे तो लोगों में परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। हमें पहले करना चाहिए, फिर बाद में लोगों को बताएं। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा।
पुनरपि क्षीणपाद त्रिभाग अर्धपतित जल अपरणाच्या वेगवेगळ्या अवस्था आहेत ना, सगळे लघु बनवतात, तो सगळे लघु बनते, सभी लघु ही बनते हैं लेकिन ज्यादा लघु बनते हैं, अगर ज्यादा उबालेंगे, ज्यादा समय को, तो ज्यादा लघु इस प्रकार के बनेंगे।